हेलो एवरीवन। प्रीवियस ईयर पेपर पीटी स्पेशल के आज के एपिसोड से जुड़ा पहला सवाल देखते हैं। सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं, किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में वन विकास सामान्यतः एक या एकाधिक या कुछ परिस्थितियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसी परिस्थितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? 1. बिलकारी प्राणी और दीमक। 2. अग्नि। 3. चरने वाले तृणभक्षी प्राणी या हर्बीवोर्स। 4. मौसमी वर्षा और 5. मृदा के गुण। यहाँ दिए गए कोड का इस्तेमाल करके आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए 1 और 2, बी 4 और 5, सी 2 3 और 4 या फिर डी 1 3 और 5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 2 3 और 4। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्ष और घास के मैदान इसकी प्रमुख विशेषता हैं। उर्वरता की दृष्टि से ये क्षेत्र कम समृद्ध होते हैं। इन क्षेत्रों में वन विकास का प्रमुख कारक मौसमी वर्षा है। यहाँ वर्षा आमतौर पर ग्रीष्मकाल में होती है तथा शुष्क और आर्द्र मौसम क्रम से आते हैं। इन क्षेत्रों में शुष्कता ज्यादा होने से आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप वृक्षों का विकास नहीं हो पाता। यहाँ चरने वाले तृणभक्षी प्राणी या हर्बीवोर्स भी वनस्पति के विकास को प्रभावित करते हैं। विदित हो कि दीमक मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लकड़ी और पादप पदार्थों का पुनः उपयोग करने वाले अत्यधिक पारिस्थितिक महत्व वाले कीट हैं। अतः विकल्प सी सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। और दूसरा कथन, ध्रुवीय हिमच्छद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी न तो 1 और न ही 2। तो सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। धरातल का लगभग 2/3 से भी अधिक भाग जल से ढका हुआ है। जलमंडल में महासागर, झील, नदियां, भूमिगत जल, हिमनदियां आदि सभी सम्मिलित होते हैं। इनमें महासागर सबसे बड़े जलखंड हैं। जल का लगभग 97% भाग महासागरों में पाया जाता है, जो लवणीय होने के कारण पीने योग्य नहीं होता है। शेष 3% का अधिकांश भाग हिमचादरों, हिमनदियों में और फिर भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। नदियों और झीलों में जल की मात्रा अपेक्षाकृत कम है, अतः विकल्प भी सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मोरिंगा या सहजन वृक्ष एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है। 2. इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है। 3. भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है। 4. भारत इमली और मोरिंगा के बीज निर्यात करता है। और 5. मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन में किया जा सकता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। ए 1 2 4 और 5, बी 3 4 और 5, सी 1 3 और 4 या फिर डी 1 2 3 और 5। तो सही जवाब है ऑप्शन बी 3 4 और 5। मोरिंगा या सहजन वृक्ष एक फलीदार पर्णपाती वृक्ष है। ये वृक्ष उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से खेती की जाने वाली फसलों में से एक है। मोरिंगा के बीज का तेल एक उच्च ऑक्सीकरणीय स्थिरता यानी ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी प्रदर्शित करता है और इसकी तापीय स्थिरता अन्य तेल फसलों जैसे सूरजमुखी तेल, सोयाबीन तेल आदि से अधिक होती है। मोरिंगा जैव ईंधन या बायोडीजल को लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है और ये परिवहन के लिए सुरक्षित है। इसके अलावा इमली अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का स्थानिक वृक्ष है। इस खट्टे मीठे फल का उपयोग बड़े पैमाने पर खाद्य व पेय पदार्थों तथा पारंपरिक दवाओं में किया जाता है। इमली बीज सहित को लघु वनोपज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इमली के बीज के तेल का उपयोग भी जैव ईंधन के उत्पादन में किया जा सकता है, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सहायक हो सकता है। उल्लेखनीय है कि भारत से लगभग 60 देशों में इमली का निर्यात किया जाता है। साथ ही दुनिया की लगभग 80% मोरिंगा मांग की आपूर्ति भारत करता है, इसलिए विकल्प भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षरण से हुई है? ए भारी वन मृदा, बी विदरी या फिशर ज्वालामुखीय चट्टान, सी ग्रेनाइट और शिस्ट या फिर डी शेल और चूना पत्थर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विदरी फिशर ज्वालामुखीय चट्टान। काली मृदा का निर्माण दरारी उद्भेदन से निकले लावा पदार्थों यानी बेसाल्ट चट्टान के विखंडन से हुआ है। ये कपास की खेती के लिए अधिक उपयोगी एवं विख्यात है, इसलिए इसे काली कपासी मृदा या रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इसे उष्णकटिबंधीय चेरनोजम व ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में इस मृदा को करेल की संज्ञा दी जाती है। कपास के अतिरिक्त ये मृदा गन्ना, गेहूं, प्याज और फलों की खेती के लिए अनुकूल है, इसलिए विकल्प भी सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। स्थायी कृषि या पर्माकल्चर पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह भिन्न है? 1. स्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करती है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है। 2.
पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना स्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होती है। 3. पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्धशुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में स्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है। और 4. मल्च बनाने की प्रथा स्थायी कृषि में काफी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है। यहाँ दिए गए कूट का इस्तेमाल करके आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए 1 और 3, बी 1 2 और 4, सी केवल 4 या फिर डी 2 और 3। सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1 2 और 4। चलिए व्याख्या पर नजर डालते हैं। स्थायी कृषि या पर्माकल्चर प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के अंतर संबंधों और स्थिरता को प्रतिबिंबित करती है। पर्माकल्चर भूमि का सर्वोत्तम उपयोग करने का एक प्रयास है ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां उत्पादक तरीके से भूमि का उपयोग जारी रख सकें। पर्माकल्चर एक धान्य कृषि को हतोत्साहित करता है और खाद्यान्न, फलों और सब्जियों की एक विस्तृत श्रृंखला को उगाने और इस तरह खाद्य टोकरी का विस्तार करने की संभावना का मार्ग प्रशस्त करता है। पर्माकल्चर विधियों के अनुप्रयोग और पर्माकल्चर तकनीकों जैसे कि प्राकृतिक मल्चिंग, वर्षा जल संचयन, मिट्टी के गुणों में सुधार, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाने और मिट्टी की लवणता को कम करने में एक स्पष्ट भूमिका है। मल्चिंग फसल की उपज में सुधार करने और पानी के उपयोग को अनुकूलित करने में मदद कर सकती है, जो कि पर्माकल्चर का एक अनिवार्य घटक है। जल संरक्षण और क्षेत्र विशिष्ट फसलों पर केंद्रित होने के कारण ये शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त है, इसलिए विकल्प भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ताड़ तेल या पाम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ताड़ तेल वृक्ष दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। 2. ताड़ तेल लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल है। और 3. ताड़ तेल का उपयोग जैव डीजल के उत्पादन में किया जा सकता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1 2 और 3। तो सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2 और 3। ताड़ तेल वृक्ष अफ्रीका में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। वैश्विक बाजार में बायोडीजल उत्पादन में और विविधता लाने के लिए पाम तेल को एक वैकल्पिक और आशाजनक फीड स्टॉक माना जाता है। ये एक वनस्पति तेल है जिसका उपयोग लिपस्टिक व इत्र यानी परफ्यूम जैसे सौंदर्य प्रसाधनों में नमी प्रदायक यानी मॉइस्चराइजिंग और टेक्सचराइजिंग गुणों के लिए किया जाता है, अतः विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न, कृषि में शून्य जुताई या जीरो टिलेज का या के क्या लाभ है या हैं। 1. पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। 2. चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। और 3. मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। यहाँ दिए गए कूट का इस्तेमाल करके आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 या फिर डी 1 2 और 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1 2 और 3। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। शून्य जुताई या जीरो टिलेज एक न्यूनतम जुताई प्रथा है जिसमें नई फसल को पिछली फसल के अवशेषों को जलाए या नष्ट किए बिना ड्रिलर्स के माध्यम से बोया जाता है। चूंकि जुताई मिट्टी की प्राकृतिक संरचना को बाधित करती है और कुछ कार्बन को मृदा से अलग कर इधर उधर बिखेर देती है, मगर शून्य जुताई के द्वारा ड्रिलर्स के माध्यम से बीजों को बोया जाता है, जिसके कारण कार्बन बिखराव अधिक नहीं हो पाता तथा कार्बन का पृथक्करण संभव होता है। इसके माध्यम से मृदा में नमी बनी रहती है और बीजों को सीधे रोपित किया जा सकता है, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है। चेनाब, झेलम, रावी या फिर सतलुज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सतलुज। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखारचू के निकट एक हिमनद से होता है। इसे तिब्बत में सिंगी खम्बान अथवा शेरमुख कहते हैं। इस नदी के बाएं और दाएं दोनों तरफ से अनेक सहायक नदियां निकलती हैं, जैसे श्योक, गिलगित, शिगार, काबुल, जास्कर, पंचनद जिनमें शामिल है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज आदि। पंचनद नदियां आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिथनकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। ध्यातव्य है कि सतलुज नदी सिंधु नदी में सीधे मिलती है, इसलिए विकल्प डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जब बड चिप सेटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। 2. जब सेट्स का सीधे रोपण किया जाता है तब एक कलिका सेट्स का अंकुरण प्रतिशत कई कलिका सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। 3. खराब मौसम की दशा में यदि सेट्स का सीधे रोपण होता है तब एक कलिका सेट्स का जीवित बचना बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। और 4. गन्ने की खेती ऊतक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जा सकती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 1 और 4 या फिर डी केवल 2 3 और 4।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 4। चलिए व्याख्या देखते हैं। गन्ने की उत्पत्ति मुख्यतः न्यू गिनी में हुई। मानव प्रवास के द्वारा एशिया एवं भारतीय उपमहाद्वीप में गन्ने की कृषि आई। भारत में गन्ने की खेती का प्रमाण वैदिक काल से मिलता है। कुछ प्रमाणों के आधार पर यह माना जाने लगा है कि गन्ना भारत का मूल पौधा है। गन्ना उष्णकटिबंधीय पौधा है। भारत में गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बड चिप सेटलिंग्स पद्धति का प्रचलन शुरू हुआ है। इसके अंतर्गत बड चिप की सहायता से नर्सरी बनाई जाती है और फिर पौधे को मुख्य खेत में लगा दिया जाता है। इस पद्धति से 40 से 50% तक, कुछ स्रोतों में 80% दिया है, बीज की बचत होती है। गन्ना उत्पादन के लिए इसके अतिरिक्त गड्ढा विधि, ट्रेच विधि, मेड़ एवं नाली विधि, ऊतक संवर्धन विधि आदि का भी प्रयोग किया जाता था। गन्ने की फसल को उगाने हेतु पूरा तना न बोकर इसके 2 या 3 आंख के टुकड़े यानी बड काट कर उपयोग में लाए जाने चाहिए। हालांकि 2 आंख वाला टुकड़ा या 2 कली का सर्वोत्तम होता है। वहीं खराब मौसम होने पर 1 कली का सेट्स हो या बड़े सेट, सभी पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला युग्म मेकोंग अंडमान सागर, दूसरा थेम्स आयरिश सागर, तीसरा वोल्गा कैस्पियन सागर और चौथा जाम्बेजी हिंद महासागर। आपको बताना है कि इनमें से कौन से युग्म सुमेलित है या हैं। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 3 और 4 या फिर डी केवल 1, 2 और 4। तो क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल 3 और 4। मेकोंग नदी की बात करें तो ये नदी तिब्बत से प्रारंभ होकर चीन के यूनान प्रांत, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस एवं कंबोडिया से होकर अंत में ये छोटी छोटी धाराओं के रूप में दक्षिण चीन सागर में मिल जाती है। ये नदी पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के मध्य ट्रांस बाउंड्री का निर्माण करती है। जबकि थेम्स नदी की बात करें तो इसे लंदन की गंगा के नाम से जाना जाता है। ये चेल्थनम में 7 स्प्रिंग्स से निकलती है और ऑक्सफोर्ड, रेडिंग, मेडनहेड, विंसर ईटन, लंदन जैसे शहरों से होकर इंग्लिश चैनल में जाकर गिरती है। चलिए नजर डालते हैं अगले सवाल पर। इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? 1. आधार सड़क के निर्माण के लिए, 2. कृषि मृदा के सुधार के लिए या फिर 3. सीमेंट के उत्पादन के लिए। यहाँ दिए गए कूट का इस्तेमाल करके आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। स्टील या इस्पात लैग स्टील निर्माण के दौरान बनने वाला एक उप उत्पाद है जो पिघले हुए स्टील को भट्टियों में अशुद्धियों से अलग करने के दौरान उत्पन्न होता है। स्टील स्लैग का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट के उत्पादन में, आधार सड़क के निर्माण के लिए, उर्वरक एवं मृदा सुधार में, सीमेंट क्लिंकर के लिए कच्चे माल के रूप में आदि में किया जाता है। इसलिए विकल्प डी सही है। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।